नमस्कार। हमारा जो टॉपिक चल रहा था ध्वनि, उसके एमसीक्यूज में हमने लगभग 30 क्वेश्चन देखे थे। उसके आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो अभी देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है क्या कहलाती है? तो आप याद करिए, आपको ये बताया था कि ध्वनि के गुण में एक प्रबलता था, दूसरा गुण तारत्व, तीसरा हमने पढ़ा था एक गुणता। एक बार इनको याद कीजिए। प्रबलता के बारे में आपको बताया था कि ध्वनि ऊंची है या मंद है, वो किसे पता चलता है? प्रबलता से। ध्वनि तीखी है या पतली है, तीखी या मोटी है, वो किससे पता चलता है? तारत्व से। यहाँ बताया था कि एक ही स्वर में कई चीजें जैसे साथ में बज रही हैं। उदाहरण दिया था आपको, बांसुरी है, ढोलक है, और कोई एक पुरुष जो है वो गा रहा है। इन सबका स्वर जो है यह सुर एक ही है, फिर भी इनको अलग अलग हमारा दिमाग जो है डिफ्रेंशिएट कर लेता है कि आवाज बांसुरी की आ रही है, ढोलक की आ रही है, पुरुष की आ रही है। ये ध्वनि के किस गुण से पता चलता है? गुणता से। तो ये गुण हमने पढ़े थे। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि वह विशेषता बताइए जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है, यानी ये आवाज जो है ये तीक्ष्ण या पतली होती है, जबकि नर की ध्वनि कैसी है? मोटी। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये किसके कारण? तारत्व के कारण हम ये भिन्न भिन्न कर पाते हैं। आगे देखिए, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? वही क्वेश्चन है वापस से, तारत्व। और हमने देखा था तारत्व जो है वो किस पे निर्भर करता है? आवृत्ति पे। और प्रबलता किस पे निर्भर करती है? आयाम पे। अगला क्वेश्चन देखिए, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज अधिक तीक्ष्ण होती है। सेम उसी तरीका क्वेश्चन है, क्योंकि महिलाओं की आवाज का आयाम कम होता है, आयाम अधिक होता है, तारत्व कम होता है, तारत्व अधिक होता है। तो उत्तर आएगा आपका तारत्व अधिक होता है। उसके बाद है, एक युवक पुरुष की आवाज की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज अधिक प्रिय क्यों लगती है? तो यहाँ आपको वही बताया था कि तारत्व, छोटे बच्चे, महिला, इनकी आवाज का तारत्व क्या होता है? ज्यादा होता है, इसलिए इनकी आवाज पतली और तीखी होती है, जबकि और साथ में मंद होती है, यानी प्रबलता क्या होती है? कम होती है। तो बच्चों की आवाज का तारत्व पुरुष की आवाज के तारत्व की तुलना में कम होता है, ये नहीं है। बच्चों की आवाज का तारत्व पुरुष की आवाज की तारत्व की तुलना में अधिक होता है, ये सही है। आगे ऑप्शंस देखिए, बच्चों में अधिक ताकत होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगला है, स्त्रियों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है, क्योंकि इसमें स्त्रियों की आवाज, अब आप ढूंढ रहे हैं कि तारत्व अधिक होता है स्त्रियों की आवाज का। ऑप्शंस में देखिए, स्त्रियों की आवाज की आवृत्ति अधिक होती है, कि तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, आयाम अधिक होता है, वेग अधिक होता है। तो अभी आपने पढ़ा कि तारत्व जो है वो किस पे निर्भर करता है? आवृत्ति पे। अब यदि ऑप्शंस में तारत्व नहीं है, आवृत्ति ज्यादा होती है इसीलिए तारत्व ज्यादा है, तो ये ध्यान रखना है, तारत्व नहीं ऑप्शन में तो क्या ढूंढना है? आवृत्ति। तो महिलाओं की आवाज की आवृत्ति जो है वो ज्यादा होती है, इसीलिए तारत्व ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि सितार, बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से किस अंतर के कारण किया जा सकता है? ये अभी बताएं आपको। जो तीन हमने गुण पढ़े, प्रबलता से तो ये पता चलेगा कि आवाज ऊंची है या मंद है, तारतम्य से पता चलेगा कि आवाज तीक्ष्ण है या मोटी है, गुणता से ये पता चलेगा कि तीन या चार चीजें एक साथ एक ही स्वर में बज रही हैं, तो उनको भिन्न करना किससे पता चलता है? गुणता से। तो ये क्वेश्चन इस तरीके का ही है कि यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनि का भेद कैसे पता चलेगा? तो तारत्व, प्रबलता, गुणता, तीनों से नहीं, केवल तारत्व प्रबलता से, केवल ध्वनि प्रबलता से, केवल ध्वनि गुणता से। ये ध्यान रखना है। गुणता ध्वनि का वो गुण है जो हमें इन आवाजों को अलग अलग दिमाग में बताता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता? अब जब हमने ध्वनि चैप्टर पूरा पढ़ा था तो आपने देखा था कि ध्वनि का परावर्तन होता है, टकरा कर वापिस आती है। ये भी पढ़ा था कि ध्वनि जो है अपवर्तन होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और अपने पथ से विचलित हो जाती है। विवर्तन भी पढ़ा था कि अवरोध आता है और यदि बीच में जगह है तो उधर से निकल जाती है। लेकिन ध्रुवण हमने नहीं पढ़ा था, ध्वनि का ध्रुवण या प्रकाश का ध्रुवण नहीं होता। इसे प्रकाश वाले चैप्टर में ध्रुवण जो है उसको वापस देखेंगे। अगला है, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता। तो यहाँ देखेंगे,
हम लोगों ने कुछ आंकड़े याद किए थे। साधारण बातचीत जो थी वो 30 से 40 डेसिबल थी। आपने WHO का भी एक आंकड़ा याद किया था कि 45 डेसिबल जो है, 45 डेसिबल की आवाज़ मनुष्य के लिए उपयुक्त है। एक हमने शोर का जो है परिभाषा भी पढ़ी थी कि 80 डेसिबल से ऊपर कोई भी आवाज़ है उसे हम क्या कहते हैं, शोर, या इंग्लिश में कहते हैं नॉइस। ये चीज़ें हमने इसमें पढ़ी थी। ये एनसीईआरटी के आंकड़े हैं, आपको ध्यान रखने हैं। अब यहाँ पूछ रहे हैं 80 डेसिबल से ऊपर का शोर कहला रहा है और कितने डेसिबल के ऊपर व्यक्ति सुन ही नहीं सकता, तो वो है आपका 95 डेसिबल। उसके बाद आके देखिए, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? मोटर गाड़ी, रेलवे इंजन, पॉप म्यूजिक, हवाई जहाज की उड़ान भरना। हवाई जहाज की उड़ान जो है ये सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण करती है। उसके बाद आगे देखिए, नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ती जाती है, जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटती जाती है। यह घटना उदाहरण है कौन से प्रभाव का? यह आपको बताया था कि रेलवे स्टेशन पे श्रोता और इधर से रेलगाड़ी आ रही है। रेलगाड़ी जब पास में आती है तो उसकी सीटी की आवाज़ जो है वो आपको बताया था आवृत्ति बढ़ी हुई महसूस होती है, और बढ़ी हुई महसूस होगी तो आवाज़ लगती है बढ़ रही है। और यदि रेलगाड़ी दूर जा रही है तो उसकी आवृत्ति जो है वो कम हो जाती है, और आवृत्ति कम होने से आवाज़ जो है घटती हुई महसूस होती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ध्वनि का स्रोत और श्रोता इनके बीच की दूरी यदि कम या ज्यादा होती है और उसके कारण ध्वनि पे जो प्रभाव पड़ता है उसे हम डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो इसका उत्तर आएगा डॉपलर प्रभाव। उसके बाद आगे देखिए, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता क्योंकि, ये चीज आपको बताई थी कि ध्वनि तरंग एक यांत्रिक तरंग है और यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम चाहिए। और पृथ्वी की ये स्थिति है कि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, तो पृथ्वी की सतह पर यदि खड़े होकर आप बातचीत कर रहे हो तो वायु के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास ध्वनि पहुंचती है, लेकिन चंद्रमा के चारों ओर वायुमंडल नहीं है। यहाँ इसके धरातल पर खड़े होकर बातचीत करते हैं तो यहाँ से यहाँ ध्वनि नहीं पहुंचेगी क्योंकि माध्यम नहीं है। तो क्या दिया गया, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता। तो ऑप्शन देखिए, उत्पादित आवृत्ति ध्वनि आवृत्ति से अधिक होती है, रात्रि में तापमान बहुत कम और दिन में अधिक होता है, ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता। तो ये ध्यान रखिए, वहां पे ध्वनि को प्रसारित करने का माध्यम नहीं है। उसके बाद है, कौन सी प्रक्रियाएं प्रकाश और ध्वनि में घटित नहीं होती? वापिस वही ध्यान रखनी है, ये हमने पढ़ी है। परावर्तन होती है ध्वनि में, अपवर्तन भी देखा था, विवर्तन भी देखा था। ध्रुवण जो है वो ना तो प्रकाश में होता है, न ही ध्वनि के अंदर। इसे प्रकाश वाले चैप्टर में ध्रुवण को आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, प्रतिध्वनि का कारण, ये चीज आपको बताई थी। ये एक परावर्तक सतह है, यहाँ एक व्यक्ति खड़ा होकर चिल्ला रहा है, आवाज यहाँ से टकरा के वापिस आ रही है। टकरा कर वापिस आना घटना क्या कहलाती है? परावर्तन। अब इस व्यक्ति को बोलने से एक बार खुद की आवाज सुनाई दी है, दोबारा ये आवाज टकरा कर आई है, उसकी कॉपी सुनी है, प्रति सुनी है, इसलिए उसको हम क्या बोल रहे हैं? प्रतिध्वनि। तो प्रतिध्वनि में ध्वनि का क्या हुआ है? परावर्तन। तो प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का परावर्तन। परावर्तन यानी टकराकर वापिस आना। अपवर्तन अलग चीज थी, बताया था, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना। यहाँ और चीज आगे सुनिए, ये बताया था कि कोई भी आवाज हम कान में सुनते हैं तो वो हमारे कान में या मस्तिष्क के अंदर 1/10 सेकंड तक रहती है। ध्वनि का वो स्रोत बंद होने के बाद भी आवाज कितनी देर तक रह रही है? 1/10 सेकंड तक। इस 1/10 सेकंड को आप 0.1 सेकंड भी लिख सकते हो। अब क्वेश्चन आगे क्या बनता है, आप यहाँ खड़े होकर चिल्ला रहे हो, आपने एक बार नाम लिया है जैसे राम, आपको ये सीधा एक बार तो यहाँ से सुना, दूसरा टकरा कर वापिस आया है, कॉपी सुनी है, यानी आपको 2 बार राम सुना है, प्रतिध्वनि सुनी है। लेकिन यदि ज्यादा परावर्तक सतह के ज्यादा पास में जाके खड़े होके चिल्ला रहे हैं तो जो पहली ध्वनि सुनी है कान के अंदर वो कान में कितनी देर तक है? 1/10 सेकंड तक। और जो टकरा कर आवाज आई है वो भी आ गई, दोनों राम जो हैं वो मिक्स हो जाएंगे, यानी सीधी सी बात है, स्पष्ट प्रतिध्वनि नहीं सुनाई देगी, अलग अलग नहीं सुनाई देंगे। इसलिए
इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुननी है, ध्वनि की कॉपी स्पष्ट सुननी है एक बार राम, फिर वो दिमाग से खत्म हो, फिर दोबारा सुने, उसके लिए इस परावर्तक सतह से न्यूनतम कितने मीटर दूर खड़े होना होता है? तो न्यूनतम है आपका 17 मीटर दूरी पे यदि आप खड़े होगे तो आपको प्रतिध्वनि कैसी सुनाई देगी? स्पष्ट सुनाई देगी। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल और ध्वनि का जो स्रोत है उनके बीच में न्यूनतम दूरी जो है वो कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। उसके बाद में आगे दे रखा है रेडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। रेडार जो है, रेडार से रेडियो तरंगें निकलती हैं और रेडार का मुख्य उपयोग जो है हवाई जहाजों के नौ परिवहन में होता है, इनको संकेत देने के लिए। धरातल पर रेडार स्टेशन होते हैं, प्लेन जो है आपके आसमान में उड़ रहे हैं, यहाँ से कौन सी तरंगे निकालेंगे? रेडियो तरंगे। ये रेडियो तरंगे विमान से टकराकर वापस आती हैं और इस संकेत से विमान की स्थिति पता चलती है। तो आपको ध्यान रखना है, पहली बात तो कौन सी तरंगों का प्रयोग हो रहा है? रेडियो तरंगों का। और टकराकर वापस आ रही हैं, यानी घटना कौन सी चल रही है? परावर्तन। तो रेडियो तरंगों के परावर्तन पर किसका सिद्धांत आधारित है? रेडार का। तो अब इसमें ऑप्शंस देखिए, रेडियो तरंगों का अपवर्तन, रेडियो तरंगों का परावर्तन, टकराकर वापस आती है। हमने ध्वनि वाले चैप्टर में सोनार पढ़ा था, जिसमें था साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जो बताया था आपको पानी वाले जहाजों में सोनार का प्रयोग किया जाता है। समुद्र तल में पानी के अंदर कोई अवरोध है या समुद्र तल की गहराई पता लगानी होती है तो कौन से उपकरण रखे हुए होते हैं? सोनार। इनमें से ध्वनि तरंगें निकाली जाती हैं, रेडार में से रेडियो तरंगे और इनमें से ध्वनि तरंगे। ये भी टकराकर वापस जाती हैं, उससे अवरोध की स्थिति या समुद्र की गहराई पता चलती है। तो सोनार तो समुद्री जहाजों के लिए है और रेडार जो है आपका हवाई जहाजों के लिए है। दोनों में घटना कौन सी होगी? परावर्तन। दोनों के अंदर तरंगे अलग अलग हैं, रेडार में रेडियो तरंगे हैं और सोनार में एस यानी साउंड वेव्स, इसका मतलब ध्वनि तरंगे हैं, ये याद रखना है। दोनों में घटना चलेगी परावर्तन। किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच समय अंतराल क्या होना चाहिए? ये अभी पीछे वाला क्वेश्चन आ गया। ये देखिए, आपको बताया था कि आप यहाँ खड़े हैं, आपने जो बोला है वो आपको कान में सीधा पहले सुना है, वो कितनी देर तक रहेगा? 1/10 सेकंड तक। जो टकरा कर आवाज आ रही है वो यदि इस टाइम से लेट आती है तो आपको आवाज स्पष्ट सुनाई देगी, नहीं तो जो पहले राम सुना है वो कान में मस्तिष्क में है और दूसरी आवाज है वो वापस उसके अंदर आके मिक्स हो जाएगी, स्पष्ट सुनाई नहीं देगा। तो यानी इससे टाइम ज्यादा होना चाहिए, 1/10 सेकंड से ज्यादा। तो इस क्वेश्चन को वापस पढ़िए, किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच समय अंतराल क्या होना चाहिए? 1/10 सेकंड के बराबर, 1/10 सेकंड से कम या 1/10 सेकंड से अधिक। तो आपको ध्यान रखना है 1/10 सेकंड से अधिक, क्योंकि 1/10 सेकंड के अंदर अंदर आवाज आएगी तो मिक्स हो जाएगी। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखिए, अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत और फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास फाइबर आदि से ढके रहते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है? एक आपको घटना बताई थी, अनुरणन। अनुरणन का मतलब होता है बहुल परावर्तन। इनमें देखिए, परावर्तन का मतलब होता है टकराकर वापस आना और बहुल परावर्तन का मतलब होता है बहुत सी सतह से टकरा के वापस आना। इस चित्र से आपको समझाया गया था, जैसे मान लीजिए एक ऑडिटोरियम है, ये सिनेमा हॉल है, इसमें यहाँ पे श्रोता बैठा है, यहाँ स्क्रीन चल रही है या फिर कोई भाषण दे रहा है, उसकी जो आवाज़ें आ रही हैं वो सीधे श्रोता के कान में, और ये ध्वनि तरंगे इन सतहों से टकरा टकरा के भी इसके कान में जा रही हैं, यानी इसके पास ध्वनि तरंगे कई सतहों से टकरा के वापस आ रही हैं, जिसकी वजह से इसको स्पष्ट सुनाई नहीं देता। यहाँ जो घटना चल रही है बहुल परावर्तन वाली, कई जगह से टकरा के आना, इसे क्या कहा जाता है? अनुरणन कहा जाता है। और अनुरणन के कारण यहाँ पे श्रोता को स्पष्ट सुनाई नहीं देता। तो यहाँ पे इस हॉल के अंदर इस अनुरणन को कम करने के लिए और ये जो ध्वनि तरंगे यहाँ टकरा रही हैं उनको अवशोषित करने के लिए कई उपाय किए जाते हैं। देखिए क्या क्या किया जाता है। एक तो इनकी दीवारें हैं वो खुरदरी बनाई जाती हैं, प्लेन नहीं बनाते हैं। प्लेन दीवारें होंगी तो उनसे परावर्तन बहुत ज़्यादा होगा। रेशेदार पदार्थ से बनाई जाती हैं। तीसरी चीज़, इसके फर्श पे जो है
ऑडिटोरियम के या हॉल के फर्श पे कालीन बिछाई जाती है ताकि ध्वनि तरंगों का क्या हो, अवशोषण हो, और यदि वो अवशोषित हो जाएंगी तो टकराकर वापस नहीं जाएंगी, यानी परावर्तन कम होगा और आवाज क्लियर सुनाई देगी। सब क्वेश्चन को देखिए। अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत, फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन या ग्लास फाइबर आदि से ढके रहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? ऑडिटोरियम को सुंदर बनाना, ये उद्देश्य नहीं है इसका। निर्माण की लागत को कम करना, ऑडिटोरियम में आग से सुरक्षा करना। लास्ट वाला ऑप्शन देखिए, ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना, यानी टकरा के जो जो आवाजें जा रही है श्रोता के कान में उसको कम करना, ये उद्देश्य रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? ये अभी पढ़ा है। हमारे कान में आवाज जो स्रोत है वो बंद होने के बाद भी 1/10 सेकंड तक कान में आवाज रहती है। उसके बाद आगे देखें, ध्वनि तरंगे किसके द्वारा प्रतिध्वनि, किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? प्रतिध्वनि यानी ध्वनि की कॉपी, और कॉपी किसके कारण होती है? परावर्तन के कारण। आप जो बोल रहे हो वो एक बार आपको सुन गया, दोबारा किसी सतह से टकरा कर वापिस आती है आवाज, तभी आपको कॉपी सुनती है, और टकरा के वापिस आना क्या कहलाता है? परावर्तन। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितने दूर खड़ा रहना चाहिए? अब हम लोगों ने याद किया था कि न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। एनसीईआरटी में आंकड़ा दे रखा है 16.6 मीटर। ये आए तो सटीक ये टिक लगाना, और नहीं आए अंदाजन तो कितना आएगा? 17 मीटर दूर खड़े होना है। लेकिन अब क्वेश्चन में आप देखिए, क्वेश्चन में ये पूछ लिया गया है कि न्यूनतम कितने मीटर दूरी पे खड़े रहना है, मीटर नहीं है, ये फीट में दे रखा है। तो फिर थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए कि 1 मीटर बराबर 3.28 इतने फीट के बराबर होता है ये। तो अब आप खुद इसमें से आंसर निकालिए कि 17 मीटर जो है वो कितने फीट के बराबर होगा, और फिर इसका आंसर लगाइए आप। उसके बाद आगे देखिए, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्टेथोस्कोप जो है आपने देखा होगा, डॉक्टर्स काम में लेते हैं, और ये हृदय की धड़कन सुनने के लिए काम लिया जाता है। इसमें भी ध्वनि का परावर्तन काम में आता है। अगला देखिए, प्रतिध्वनि तरंगों के कारण उत्पन्न होती है। प्रतिध्वनि यानी ध्वनि की कॉपी, और कॉपी वही किसके कारण? परावर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार की फुल फॉर्म बताई थी आपको, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का मतलब साउंड वेव्स को यूज करके और समुद्र तल की गहराई वगैरह ये पता लगाई जाती है। तो यहाँ देखना, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा सोनार यूज नहीं लेते, डॉक्टर द्वारा नहीं लेते, इंजीनियर द्वारा नहीं लिया जाता, नौका जो संचालक हैं उनके द्वारा यूज लिया जाता है समुद्र की गहराई और समुद्र तल में कोई अवरोध है उसका पता लगाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गूंजहीन हॉल का अनुरणन काल क्या होता है? अभी आपको हॉल के बारे में बताया था कि हॉल में कौन सी प्रक्रिया चलती है? अनुरणन, यानी बहुल परावर्तन, जिसकी वजह से श्रोता को स्पष्ट सुनाई नहीं देता। और वहां अनुरणन को कम करने के लिए दीवारें खुरदरी बना रखी थी, फर्श पे कालीन बिछा रखी थी। लेकिन कुछ ऐसे हॉल भी बनाए जाते हैं जिसमें अनुरणन यानी टकरा कर आवाज सुनना बिल्कुल भी नहीं होता। तो ऐसे जो हॉल बनाते हैं, सीधी बस खाली एक ही ध्वनि तरंग जाएगी इसके कान में, बाकी टकरा के आवाजें नहीं आएंगी। अब एक शब्द सुनिए आप, अनुरणन काल किसे कहते हैं? यहां से इसको आवाज सुनाई दी, वक्ता से श्रोता तक आवाज एक बार सुनाई दी, आवाज यहाँ से स्रोत से बंद हो चुकी है, उसके बाद भी टकरा टकरा के यहाँ से आ रही हैं, जितनी देर तक आती हैं उसे बोलते हैं अनुरणन काल। यानी ध्वनि के स्रोत से ध्वनि बंद होने के बाद भी आवाजें जितनी देर तक आती रहती हैं उसे कहा जाता है अनुरणन काल। और यदि आपसे पूछा जाए कि एक अच्छा हॉल है उसका अनुरणन काल कैसा होना चाहिए, तो अनुरणन काल कम होना चाहिए ताकि श्रोता को स्पष्ट सुनाई दे। और कुछ ऐसे हॉल होते हैं गूंजहीन हॉल, या जिनको इंग्लिश में बोला जाता है डेड हॉल, वहां बिल्कुल भी अनुरणन नहीं होता, तो वहां अनुरणन काल कितना होता है? 0। यानी यहाँ से ध्वनि बंद होने के बाद बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती है आवाज। तो यहाँ ध्यान रखना है, गूंजहीन हॉल का अनुरणन काल कितना होता है? 0 सेकंड का। जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिक को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि ये चीज बताई गई थी आपको, अनुनाद। अनुरणन और अनुनाद में कंफ्यूज नहीं होना है, अनुनाद है बहुल परावर्तन,
अनुरणन है बहुल परावर्तन। अनुनाद क्या चीज है ये बताया था आपको कि प्रकृति में सभी चीजों में प्राकृतिक कंपन है, और कंपन या तरंग को हम इस तरीके से दर्शाते हैं। और उस प्राकृतिक कंपन में यदि बाहर से कोई कंपन दिया जाए और बाई चांस आवृत्ति मेल खा जाए तो दो तरंग एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे। आवृत्ति मेल खाने से आयाम बढ़ जाता है, और आयाम बढ़ने से वस्तु टूट जाती है। इसका उदाहरण ये बताया था, जैसे पुल बना हुआ है, पुल जो है यहाँ से, इसमें कुछ ना कुछ प्राकृतिक कंपन है, तरंग है, और मार्च पास्ट करते हुए यदि सेना की टुकड़ी इसके ऊपर से चलेगी तो सेना की टुकड़ी के चलने से, कदम ताल करने से भी तरंग बन जाएगी। और यदि दोनों तरंगों की आवृत्ति मेल खा गई तो आयाम बढ़ने से पुल टूटने की संभावना रहती है, और ऐसा हुआ भी है। अमेरिका में एक सेना की टुकड़ी पूरी डूब गई थी, उसके बाद से ही सैनिकों को जब प्रशिक्षण दिया जाता है तो ये कहा जाता है कि पुल पार करते समय मार्च पास्ट नहीं करना है, क्योंकि अनुनाद के कारण पुल टूटने का डर रहता है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने के निर्देश दिए जाते हैं। तो आप देखिए, दाब बढ़ने से पुल टूटने का खतरा, ऐसा नहीं है। पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशन के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव है। जब रेडियो में आप बटन को घुमा के स्टेशन पकड़ रहे हैं, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी मैच करा रहे हैं आप, और फ्रीक्वेंसी मैच कराने का मतलब है आवृत्ति मेल खाना, और आवृत्ति मेल खाना क्या कहलाता है? अनुनाद। जो अभी इससे पहले वाली घटना पड़ी थी वही है। तो अनुनाद के कारण हम फ्रीक्वेंसी मैच करा के और कार्यक्रम सुन पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जाता है जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच या कांच के ग्लास जो हैं, कांच के ग्लास के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। यदि ऐसा हो भी रहा था, वैसे तो ये अतिशयोक्ति है, फिर भी ऐसा हो रहा था तो क्या हो सकता है? तो आप ध्यान रखिए, खिड़की का जो कांच है उसकी खुद की कुछ ना कुछ प्राकृतिक कंपन है, उसकी आवृत्ति है, और बाई चांस जो तानसेन गा रहा था उसके गाने की स्वर की जो आवृत्ति है वो भी क्या हो गई होगी? मेल खा गई होगी। आवृत्ति सेम होने से आयाम बढ़ा है और वस्तु टूट गई है। घटना क्या कहलाई है? अनुनाद। तो इसमें यही क्वेश्चन है कि यदि ऐसा हो भी रहा था तो वो क्या चीज थी? अनुनाद के कारण जो है ये खिड़कियों के कांच टूट रहे थे। तो लगभग 60 क्वेश्चन हमने ध्वनि से संबंधित कर लिए हैं। अब अगला पाठ जो है हम ऊष्मा और ताप लेंगे। धन्यवाद।